हे हाय एवरीवन, दिस समन दुबे। तो यार आज हम बेसिकली मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन स्ट्रेट लाइन। ये बेसिकली जेईई मेंस 2022, नीट 2022 या सीबीएसई क्लास 11th स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर्स हैं। आप इन लेक्चर्स को यार कंटिन्यू और कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। इस लेक्चर में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो यार लेक्चर्स में फालतू की बातें ना करते हुए अपने टॉपिक्स पे मूव करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स क्या है इसे थोड़ा सा समझते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स बेसिकली साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। अब मैकेनिक्स से बेसिकली दो पार्ट है, एक काइनेमैटिक्स और एक डायनेमिक्स। अब काइनेमैटिक्स में क्या स्टडी करते हैं और डायनेमिक्स में क्या स्टडी करते हैं इसे थोड़ा सा समझते हैं। तो मैकेनिक्स क्या? मैकेनिक्स के हमारे पास दो ब्रांच है, एक काइनेमैटिक्स और एक डायनेमिक्स। अब भाई साहब काइनेमैटिक्स क्या है? ये मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं। अब काइनेमैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, इस बात समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स देते हैं। ये मार्कर हमने छोड़ा, ये नीचे गिरा। मार्कर हमने छोड़ा और ये ऑब्जेक्ट मार्कर नीचे आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों, मार्कर नीचे क्यों आया, इस चीज की जब हम बात करेंगे तो उसे हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे? डायनेमिक्स के अंदर। मतलब जब हम मोशन की काज का और मोशन के इफेक्ट का दोनों की जब बात करेंगे तो वो कहानी डायनेमिक्स के अंदर आएंगी। काइनेमैटिक्स के अंदर जैसे मार्कर नीचे गिरा तो कितने टाइम बाद ये नीचे आया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना एक्सेलरेशन था, कितनी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी? काइनेमैटिक्स के अंदर। मतलब काइनेमैटिक्स में हम केवल और केवल इफेक्ट ऑफ मोशन की चर्चा करते हैं, कॉज ऑफ मोशन की चर्चा नहीं करते। जबकि डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन प्लस इफेक्ट ऑफ मोशन, मतलब कॉज ऑफ मोशन और इफेक्ट ऑफ मोशन दोनों की बातें करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो डायनेमिक्स में, काइनेमैटिक्स में हम क्या करेंगे? कॉज ऑफ मोशन, सॉरी इफेक्ट ऑफ मोशन केवल इफेक्ट ऑफ मोशन की बात करेंगे। और यहां पे हम इफेक्ट ऑफ मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन की भी चर्चा करेंगे। होप ये बात तुम्हें क्लियर हुई होगी। अब इसके अंदर जो हमारे पास चैप्टर आते हैं वो पहला चैप्टर जो हमारा आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कौन कौन से चैप्टर आते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और फिर एक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक और चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे रिलेटिव मोशन करके। अब रिलेटिव मोशन 1D हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा देंगे, रिलेटिव मोशन इन 2D हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा देंगे। तो एक कुछ इस तरीके से इसका सीक्वेंस रहेगा। अब इफेक्ट ऑफ मोशन में, मतलब डायनेमिक्स के अंदर हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सबसे पहला। सेकेंड हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। इसके बाद हम वर्क पावर एनर्जी की, वर्क पावर एनर्जी। और फिर हम सर्कुलर मोशन। और फिर हम सेंटर ऑफ मास। और देन हम रोटेशन मोशन। ये इतने टॉपिक्स हम अपने मैकेनिक्स में कवर करने वाले हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन किसमें आएगा? काइनेमैटिक्स के अंदर। एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये आएगा डायनेमिक्स के अंदर।
ये काइनेमैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, बात समझ में आई। अच्छा, अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, काइनेमैटिक्स का पहला टॉपिक जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज का चर्चा हमारी इसी टॉपिक्स पे होगी, ठीक है। तो चलिए इतनी नोट कर लीजिए, अगर ये बातें नोट नहीं की हैं देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। होप यार आप नोट कर लिए होंगे, इसे नहीं नोट किए पाए तो थोड़ा पीछे करके वीडियो पॉज करके और आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स। और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये पहला चैप्टर है हमारा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो चैप्टर पहले आता है। लेकिन आज हम यार बहुत ज़्यादा इसके बारे में काफ़ी डेप्थ में इस लेक्चर में बात नहीं कर रहे होंगे। आज हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बात करेंगे जो आप सुने तो होंगे, लेकिन हो सकता है उन कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान ना दिए हों। क्यों बात कर रहे हैं, वक्त के साथ ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर अभी ना समझ में आए कि ऐसी बातें क्यों की जा रही तो पेशेंस रखना, ठीक है। परेशान मत होना कि सर हम तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, एक कौन सी बात आप कर रहे हैं। चीज़ें समझने की कोशिश करना, जब सारे टर्म क्लियर रहेंगे तो अच्छे प्रॉब्लम जो जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में पूछे हैं बनते हैं वो आप कर पाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की आपसे नहीं निकलने वाले, क्योंकि पेपर रट के आप कभी क्लियर नहीं कर सकते। पेपर के लिए अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना जरूरी है। तो समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक शहर है, इसका नाम है सुल्तानपुर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना। और एक दूसरा शहर है, इसका नाम है लखनऊ, ठीक है। सुल्तानपुर से और लखनऊ की दूरी इस सड़क के अकॉर्डिंग, जो सड़क बनी है कितनी है, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है क्या डिस्टेंस, ठीक है। 150 किलोमीटर है। पहले सड़क खराब थी, क्या थी, इनिशियली क्या थी, रोड खराब थी, अब रोड सही हो गई है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, पहला ऑप्शन ट्रैफिक इंक्रीजिंग, दूसरा ट्रैफिक डिक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन ट्रैफिक कांस्टेंट है, या आप कुछ और सोचते हैं। चौथा ऑप्शन है कुछ और सोचते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ट्रैफिक बढ़ा, ट्रैफिक घटा, ट्रैफिक कांस्टेंट रहा। बात क्या कही गई है, इस सुल्तानपुर से लखनऊ तक की दूरी 150 किलोमीटर है इस सड़क के सहारे, इस सड़क के। अब बताना है पहले रोड खराब थी, फाइनली अब रोड सही बन गई है, तो ट्रैफिक इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या कांस्टेंट रहा। शर्त एक बात की है, नंबर्स ऑफ पीपल जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब पहले जब रोड खराब थी, अगर इस सड़क पे 10 लोग ट्रेवल करते थे तो रोड सही होने के बावजूद भी इस पे 10 लोग ही ट्रेवल कर रहे हैं। हमें बताना है क्या ट्रैफिक इंक्रीज हुआ या ट्रैफिक, ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो ज्यादा लोग चलने लगे, एक कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। नंबर्स ऑफ पीपल जितने पहले चल रहे थे उतने ही रोड सही होने के बाद भी चल रहे हैं। ऑप्शन आपके 4 सामने हैं, वीडियो पॉज करो और ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बताओ।
तो यार इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रैफिक डिक्रीज हुआ। अरे यार रोड हम बनाते इसलिए है ना कि ट्रैफिक में डिक्रीज करना होता है। सर कैसे ट्रैफिक डिक्रीज हुआ? ऐसा थोड़ी ना हम ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए रोड बनाते हैं। हम रोड क्यों बनाते हैं? ट्रैफिक बढ़ाने के लिए नहीं, ट्रैफिक घटाने के लिए। अब ये ट्रैफिक घटा कैसे? सबसे पहले यहां से जो आपको कॉन्सेप्ट निकल के आना, ट्रैफिक की फील आएगी। ट्रैफिक कहते किसे हैं? फिजिक्स के सेंस में। ये बात थोड़ा सा समझोगे आप। देखो बात ऐसी थी, मान लेते हैं पहले कोई एक यहां से कौन था, रोहन था अपना, रोहन बाइक लेके यहां से चला। जब रोड खराब थी तो रोहन को लखनऊ पहुंचने में 150 किलोमीटर चलने में कितने समय लगा? 4 आवर्स का समय लगा। कितना? 4 आवर्स का। अब जब भाई रोड सही हो गई तो रोहन को लखनऊ जाने में कितना देर का समय लगेगा? 3 आवर्स का समय लग रहा है। पहले रोहन जो है रोड पे कितना टाइम बिताता था? 4 घंटे का, जब रोड खराब थी। अब ये रोड पे कितना टाइम बिता रहा है? 3 घंटे का। इसका मतलब क्या है? जितने नंबर्स ऑफ पीपल रोड पे अब ट्रेवल कर रहे हैं वो पहले से कम टाइम ले रहे हैं रोड पे। पहले अगर 4 घंटा चलते थे या 5 घंटा चलते थे तो अब रोड सही हो जाने के बाद वो कम समय तक चलते हैं रोड पे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो रोड पे कम समय तक चलेंगे तो ट्रैफिक घटेगा या बढ़ेगा? तो ट्रैफिक घटेगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि अब एक कम टाइम तक रोड पे रह रहा है, इसका मतलब ट्रैफिक डिक्रीज कर गया। क्लियर है बात? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये बात अगर समझ में आई हो तो नोट कर लेना, ना समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर तुम्हें बकवास लगी हो तो फिर छोड़ देना। आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सारे बेसिक्स क्वेश्चन है, कोई काइनेमेटिक्स की बात नहीं हो रही है। बेसिक कितना आपके पास कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसे हमें चेक करना है। ओके चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सीरियसली थोड़ा सा अच्छे से प्रयास करना, अटेम्प्ट करने के लिए। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ठीक है भाई साहब। अच्छा, यहां पे क्या है? एक भाई साहब रिंग है, इस वाले पाथ पे भी एक रिंग है। ठीक है, इस रिंग का नाम P रख देते हैं, इस रिंग का नाम Q रख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ P इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल को हम H से डिनोट कर रहे हैं, एक इसके बराबर है वेलोसिटी ऑफ Q इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और एक इसके बराबर है V0 के बराबर है। ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दोनों रिंग की वेलोसिटी सेम है, कितनी है? V0 है। अब हमें बताना है A से B तक पहुंचने में के लिए हमारे पास 2 पाथ है दोनों रिंग के पास। P वाली रिंग इस पाथ से जाएगी, Q वाली रिंग इस वाले पाथ से। P वाली रिंग इससे जाएगी, Q इससे जाएगी। हमें बताना है कौन सी रिंग B पॉइंट पे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, किसके लिए टाइम पीरियड ज्यादा होगा और किसके लिए टाइम पीरियड कम होगा। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन है TP ग्रेटर देन TQ, ऑप्शन नंबर बी TP लेस देन TQ, ऑप्शन नंबर सी, अरे थर्ड TP इज इक्वल्स टू TQ, दोनों में टाइम पीरियड सेम लगेगा। चौथा ऑप्शन कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ और सोच रहे हैं। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, हमें टिक करना जो भी करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद हमें बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, और फिर वीडियो आके देखो। अब यार देखो, इसे समझते हैं। P वाली रिंग हॉरिजेंटल से आएगी, Q वाली रिंग थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। दोनों रिंग में खास बात क्या है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियली सेम है, क्योंकि P वाली में कोई चेंज नहीं आएगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी में। ठीक है, इस केस में इसके पास जो टाइम पीरियड आएगा TP इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्टली AB अपान कितना आ जाएगा? V0। P के लिए टाइम पीरियड है भाई साहब।
अब भी जो इसके लिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन कराएगा वो हॉरिजेंटल वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वी नॉट। ठीक है, समझो। थोड़ा सा यहाँ पे हम इस डायग्राम को फिर से ड्रा करते हैं। वी नॉट इनिशियली वी नॉट है, लेकिन इस चीज को समझना हमें, क्या है वेलोसिटी वी नॉट चेंज होगी? एस, बिल्कुल चेंज होगी। यहां पे एक mg डाउनवर्ड वर्टिकली एक्ट करेगा नीचे, mg वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आएगा, हाँ, और नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट होगा जो वी नॉट की डायरेक्शन में आ रहा होगा। इसका जब कंपोनेंट करोगे तो एक इधर आएगा और एक परपेंडिकुलर होगा mg के, जो कि इसे कैंसिल कर रहा होगा। लेकिन एक नॉर्मल का कंपोनेंट वी नॉट की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या करेगा? क्योंकि नॉर्मल तो एक फोर्स है, फोर्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड को बढ़ाएगा, मतलब ये क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा देगा। और कब तक बढ़ाएगा? जब तक ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे नहीं आ जाता है। मतलब इस पॉइंट का नाम अगर कोई हम L रख दें तो L पॉइंट के पहले किसकी रफ्तार ज्यादा थी? L पॉइंट के पहले Q की रफ्तार ज्यादा है P से। ठीक है, L के पहले Q की रफ्तार ज्यादा है, इस वाली की ज्यादा है P से। अच्छा, इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद तो नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट करेगी कुछ इस तरीके से एक्ट करने लगेगी, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से, लेकिन वेलोसिटी हमारी तो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पे नॉर्मल वाला जो कंपोनेंट होगा एक इधर आ जाएगा, mg को कैंसिल करेगा, और एक क्या होगा? वेलोसिटी के अपोजिट नॉर्मल लगेगी। तो अब क्या करेगी? वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू करेगी। लेकिन समझने की बात यहां पे है, क्योंकि ये इसने कहां से बढ़ाना शुरू किया था? वी नॉट से बढ़ाना शुरू किया था, और अब फाइनली इस पॉइंट तक ये वेलोसिटी बढ़ा के कुछ मान लो वी नॉट प्लस एक्स कर देता है। वेलोसिटी बढ़ा के यहां पे वेलोसिटी बढ़ा के कितना कर दिया? वी नॉट प्लस एक्स बढ़ा दिया। अब भाई साहब ये घटाएगा, और घटा के फाइनली कहां तक पहुंचा पाएगा? वी नॉट पे। पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी फिर से क्या कर देगा? घटा के वी नॉट कर देगा। लेकिन सोचो, क्या इससे इस टाइम ड्यूरेशन में भी वेलोसिटी घट तो रही थी क्यू की, बट फिर भी वेलोसिटी ऑफ क्यू ज्यादा थी वेलोसिटी ऑफ पी से, क्योंकि वी नॉट प्लस एक्स से घट तो रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन वी नॉट से हमेशा ज्यादा थी। वी नॉट के बराबर कब हुई? पॉइंट बी पे। इसका मतलब है पूरे टाइम ड्यूरेशन में क्यू वाली रिंग की वेलोसिटी क्या थी? ज्यादा थी। अगर क्यू वाली रिंग की वेलोसिटी ज्यादा थी, इसका मतलब किससे? पी वाली रिंग से। इसका मतलब है टाइम पीरियड ऑफ क्यू लेस देन टाइम पीरियड ऑफ पी, क्योंकि वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उसमें कम आएगा। इसलिए वेलोसिटी क्योंकि ज्यादा क्यू की थी तो इसकी टाइम पीरियड कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल, एक और सवाल करें। अगर आप एग्री करते हो तो करें। सर हम कैसे बताएं हम एग्री करते हैं या नहीं? ठीक है, चलिए कर लेते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी इस बात की आपको। देखो ये बातें ज्यादा उन लोगों को समझ में आ रही होगी जो ड्रॉप आउट लेके पढ़ रहे हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं हो सकता है ये बातें थोड़ी सी उनके ऊपर से निकल रही हूँ। तो शुरुआत तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से होती है इस चैप्टर की। भैया आज ये आप कौन सा चैप्टर शुरू कर दिया, तो डोंट वरी यार, हम भी वहां तक पहुंचेंगे जहां तक जिसका आपको इंतजार है। बस थोड़ा सा इंतजार करो। और चलिए समझते हैं। ठीक है, कुछ एक ट्रैक बनाया गया है, 2 तरह ट्रैक है। ये दोनों सेम ट्रैक है, बस डिफरेंस इतना है यार इसमें कि जानते हो यहाँ पे थोड़ा सा डिप कर दिया गया और यहाँ पे फ्लैट रखा, बाकी इसकी डिस्टेंस वगैरह ऐसा मत बना, दोनों सिमिलर है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। यहां से भी एक ब्लॉक छोड़ा जाता है, इस ब्लॉक का नाम P रख देते हैं, इस ब्लॉक का नाम Q रख देते हैं। हमें बताना है इस पॉइंट तक, A पॉइंट, B पॉइंट, A पॉइंट तक पहुंचने के लिए,
ठीक है, ए डैश और ए डैश तक पहुंचने के लिए दोनों कितना टाइम लगाएंगे, मतलब टाइम पीरियड ऑफ पी ज़्यादा होगा टाइम पीरियड ऑफ क्यू के, पहला सवाल। दूसरा सवाल, टाइम पीरियड ऑफ क्यू पी लेस देन टाइम पीरियड ऑफ क्यू। तीसरा सवाल, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू। एंड चौथा सवाल, कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है, जो सोच रहे हो अपनी कॉपी में ले लिख रहे हैं। जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है कि आपसे ना हो सके, काफी जनरल और काफी बेसिक क्वेश्चन है। पिछले कॉन्सेप्ट को सेम यहाँ पे भी रिपीट कर दिया गया है, बस आप प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या होगी, फाइनली आएगी और यहाँ पे जब इस पॉइंट पहुंचेगी इस पॉइंट पे, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, मतलब जब यहाँ पे पहुंच रहे हैं इस पॉइंट को दोनों को देखो, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, ए वाला। यहाँ पे जब दोनों ब्लॉक पहुंचेंगे तब तक तो सेम टाइम दोनों ब्लॉक लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का ट्रैक सेम है। लेकिन इसके बाद इतनी दूरी कवर करने में इसका टाइम पीरियड किसका, क्यू का कम हो जाएगा और पी का ज्यादा हो जाएगा, और बाकी यहां भी सेम टाइम लगेगा, यहां भी सेम टाइम लगेगा। तो इसलिए टाइम पीरियड किसका कम हो गया, क्यू का हो गया, और ज्यादा किसका हो गया, पी का। अब क्यों हो गया, पिछला कॉन्सेप्ट वही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट लगेगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे कोई नहीं है, कांस्टेंट रहेगा, और इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करेगा, लेकिन फिर भी डिक्रीज करके भी फाइनली कहाँ तक पहुंचा पाएगा, इसके बराबर पहुंचा पाएगा। इस केस में यहाँ पे टाइम कम लगता है। ठीक है, तो आंसर आई थिंक टी पी ग्रेटर देन टी क्यू होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन करें अगर आप इजाजत दो। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा प्यारा है। मान लो, क्या मान ले सर, मान लो रोहन भाई साहब है, कौन भाई साहब है, अपने रोहन भाई साहब है। इनकी क्या हुई, अपने इनकी साक्षी से थोड़ी सी ब्रेकअप हो गया। अब भाई साहब इन्हें क्या होगा, अभी काफी ज्यादा परेशान है और इन्हें क्या कर ली, दारू पी ली, दारू पी ली, दारू पी ली। इस केस में क्या हुआ, इस केस में इनका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया और ये क्या करने लगे, 5 कदम आगे जा रहे थे। कितने, 5 कदम आगे जा रहे थे, और 3 कदम ही पीछे आ जा रहे थे। हमें बताना है 5 कदम ही आगे जा रहे थे, 3 कदम ही पीछे चले आ रहे थे। ठीक है, अब हमें बताना है कि भाई साहब, और इनका एक कदम जो था 1 फीट का था, और एक कदम के लिए जो टाइम ले रहे थे 1 सेकंड ले रहे हैं। एक कदम 1 फीट का और 1 सेकंड समय ले रहे थे एक कदम के लिए। ठीक है, और 5 आगे जा रहे हैं, 3 वापस आ जा रहे थे। इनसे दूरी पे, इनसे कितनी दूरी पे, 13 फीट की दूरी पे क्या थी, एक नाली थी। ये क्या है, नाली। बताना है हमें रोहन भाई साहब कब नाली में गिर जाएंगे। ऑप्शन नहीं है, ट्राई करो, आंसर निकालो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार समझा देते थे। रोहन भाई साहब थे, इनके साक्षी से कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ, अनबन हुई, और इन्हें क्या कर रही, दारू पी रखी है। अब दारू पी रखी के बाद इनका कंट्रोल हट गया अपने ऊपर से, और 5 कदम आगे जा रहे हैं, 3 कदम पीछे आ रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या कर रहे हैं, एक कदम उनका 1 फीट का है और एक कदम चलने में वो 1 सेकंड का समय देते हैं। अब हमें बताना है 13 फीट के बाद नाली है, क्योंकि ये समझ तो पाएंगे नहीं क्योंकि दारू पी रखी है पहले से ही। इस केस में नाली में गिर जाएंगे, तो टाइम बताना है जब कितने समय बाद ये नाली में गिर जा रहे हैं, तो हमें टाइम कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
अगर आप 11th के स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो तब तो यार आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए समझते हैं। देखो हो क्या रहा है, रोहन भाई साहब 5 फीट क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और कितना आ जा रहे हैं, 3 फीट पीछे चले आ जा रहे हैं। 5 फीट आगे गए और 3 फीट पीछे गए, तो चला कितना देना, 2 फीट पहले, और 2 फीट चलने में टाइम कितना लिया, 8 सेकेंड का लिया। 8 सेकेंड लेने के बाद फाइनली ये 2 फीट गए। अब फिर यहाँ से फिर से चलेंगे, कितना, 5 फीट आगे जाएंगे और फिर क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। फिर 8 सेकेंड लिया और अब कितना चला, अब इन्होंने 2 फीट और कवर कर लिया। अब 4 फीट टोटली कट चल चुके हैं। अब ये क्या जाएंगे, फिर से 5 फीट आगे और फिर से 3 पीछे, ठीक है। इस केस में इन्होंने क्या किया, 6 कदम चल दिया, 6 फीट चल दिया, और टाइम कितना लिया, 8 8 और 8 मतलब 24 सेकेंड ले लिया है। अब क्या करेंगे, अब ये भाई साहब फिर से यहां से चलेंगे, कहां से, यहां तक आए थे ना, यहां से चलेंगे, कितना आएंगे, 5 फीट आगे जाएंगे और फिर 3 फीट पीछे। मतलब अब क्या करेंगे, ये बेसिकली चल रहे होंगे 8 फीट जा चुके हैं, क्योंकि 4 बार इन्होंने चला तो 8 फीट कवर कर चुके हैं। और टाइम कितना लिए हैं, ये 32 सेकेंड तक का टाइम लिए हैं। अब जब ये 5 फीट जाएंगे, थोड़ा नाली ज़्यादा दूर हो गई तो ठीक है, थोड़ा सा पास बना लेना। अब भाई साहब ये यहाँ पे हैं, कितना चल चुके हैं, ये बेसिकली अब 8 फीट चल चुके हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 फीट चल गए। अब ये भाई साहब जैसे ही 5 फीट आगे जाएंगे वैसे ही नाली में गिर जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ 5 फीट आगे जाएंगे, पीछे आने का इन्हें वक्त ही नहीं मिलेगा कि ये नाली में गिर जाएंगे। तो 32 सेकेंड पहले ही लगा चुके थे और 5 फीट और जा रहे हैं, मतलब 32 + 5 मतलब 37 सेकेंड का टाइम लेंगे अपनी इस पूरी जर्नी को कवर करने में। तो 37 सेकेंड बाद रोहन भाई साहब को एक बहुत सुखद अनुभूत होने वाली है, ठीक है। हो सकता है आप भी कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ, महसूस कर पाएँ, फील कर पाएँ, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छा था, बट इसे मजाक में मत लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, रोहन भाई साहब का मजाक मत उड़ाना। अब आगे एक क्वेश्चन और मूव करते हैं, थोड़ा सा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक क्वेश्चन ले उठा देते हैं, ठीक है। आप ट्रेन वगैरह में बैठते हैं ना, तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी हो जाना चाहिए ताकि आप समझ सको यार हम क्या करने वाले हैं। तो आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन हो गए हैं, मे भी 4 क्वेश्चन हो गए शायद, पता नहीं। चलो चाहे 3 हुए हो चाहे 4, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कहानी क्या है थोड़ा सा समझो। हम अगर ट्रेन पे बैठे होते हैं, ट्रेन जा रही है अपने ट्रैक पे, ट्रेन को थोड़ा छोटा बनाएंगे, परेशान मत होना इसके लिए। यहाँ पे तुम बैठे हो, रोहन बैठा अपना, यहाँ पे एक पास में पेड़ है, एक कुछ दूर पे पेड़ है। इसे पास वाला पेड़ जल्दी जाता दिखाई देता है और दूर वाला पेड़ थोड़ी देर में जाता दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों पेड़ तो एक ही डिस्टेंस पे है, एक ही पॉइंट पे है, लेकिन ए वाला पेड़ इसे ज़्यादा जल्दी जाता दिखेगा और ए वाला पेड़ थोड़ी ज़्यादा देर तक इसे दिखता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक्चुअली देखते हैं कि अगर इनकी ट्रेन की रफ्तार सपोज करते हैं v हो ना, v0 हो, तो आफ्टर टी टाइम बाद रोहन भाई साहब को क्या दिखेगा, ए पेड़, रोहन भाई साहब इस पेड़ से भी कितना जा चुके होंगे, v0 इंटू टी टाइम, और इस पेड़ से भी v0 इंटू टी टाइम। अब रोहन भाई साहब इतना आगे निकल चुके होंगे, मतलब रोहन भाई साहब कहीं यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे हैं। अब भाई साहब इन्हें जब पेड़ ए वाला पेड़ देखेंगे और जब ए वाला पेड़ देखेंगे, ठीक है, दोनों पेड़ को देखेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा थोड़ा सा समझना, इस केस में जो थीटा बन रहा होगा, थीटा ये पास वाला है और ये थीटा दूर वाला है, तो थीटा कौन सा ज़्यादा दिख रहा होगा, थीटा इन्हें ए वाला ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। कौन सा, जो दूर वाला पेड़ है, तो थीटा जो दूर वाला पेड़ होगा उसका क्या होगा, ज़्यादा दिख रहा होगा कंपेरिजन थीटा पास वाले की। तो दूर वाला ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे मुंडी घुमानी पड़ेगी, तो जो ज़्यादा देर, जितना बड़ा थीटा, जितना ज़्यादा मुंडी देर तक घूमेगी उतना ज़्यादातर वो देख पाएंगे।
तो किसके लिए ज्यादा देर तक मंडी घूमेगी? दूर वाले के लिए, क्योंकि उसका थीटा बड़ा बन रहा है तुम्हारे लिए। इस केस में ए वाला पेड़ो ज्यादा देर तक देख पाते हैं और ए वाला पेड़ो कम देर तक देख। इसे हम एक बार और रिपीट करेंगे यार, इसीलिए ज्यादा अच्छे से समझा नहीं रहे, हो सकता है तुम्हें अभी समझ ना आए। इसे हम सर्कुलर मोशन में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मेरा सर्कुलर मोशन का लेक्चर है, अगर चाहो तो तुम जाके देख सकते हो, वहां भी मैंने ये चीज समझाई तुम्हें। चाहो तो अच्छा है, पहला ही लेक्चर में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से कायदे से समझाई तुम्हें, तो जाके देख सकते हो, अदरवाइज ठीक है। अब हम मूव करेंगे किसके? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अच्छा टॉपिक है, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से काइनेमेटिक्स तुम्हारी शुरू हो रही है, और समझो कि पहले क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इसे समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम समझाना चाहें, इन शॉर्ट समझाना चाहें, वह जगह जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हिंदी में ऐसे ही लिख लेना जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। इस चीज पे सिर मत करना। वह जगह जहां से हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं एक ट्रैक है, यहां पे एक कार है, ये जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। एक यहां पे व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कौन? रोहन अपना, ठीक है। कहां पे है? ग्राउंड पे है, सड़क पे है। तो रोहन को कार की रफ्तार कितनी दिखेगी? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू रोहन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ रोहन। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? 10 है। वेलोसिटी ऑफ रोहन की, ग्राउंड पे खड़ा है तो 0 है। तो आप क्या किए, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू रोहन 10 किलोमीटर पर आवर बता दी। मतलब रोहन ग्राउंड फ्रेम से इसकी रफ्तार कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर साक्षी है, इसको इस पे बैठा दे, बाइक पे, समथिंग कुछ भी ऐसा एज्यूम कर लो, ये बाइक पे और ये जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, बहुत स्लो, ठीक है। कौन? साक्षी, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू साक्षी, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ साक्षी। एक क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है? 10 है। वेलोसिटी ऑफ साक्षी 2 है। तो हमने क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू साक्षी कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर। क्या डिफरेंस निकला कि अगर हम फ्रेम को चेंज कर लिए, एक व्यक्ति इसी कार को कहां से? ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसे रफ्तार इसकी 10 किलोमीटर पर आवर दिखी। दूसरा व्यक्ति इसे एक बाइक से, जो कि एक दूसरे फ्रेम से देखना शुरू किया, जो 2 किलोमीटर से फ्रेम चल रहा था, तब उसे इसकी रफ्तार कितनी दिखी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेम है क्या चीज? जहां से बैठ कर चीजों को ऑब्जर्व किए। क्लियर हुआ ये बात? इसका सिंपल शॉर्ट एक ही सोल्यूशन है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक ऐसी जगह जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज आपने सीक्वेंस सुना होगा, जैसे एक कोई 2 व्यक्ति हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो, इस चीज में एक चीज ध्यान देना,
यूज तो आपने किया, यहां पे इसी चीज को यूज किया, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या। यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ कार थी कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, किसके रिस्पेक्ट में थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी। अगर आप यही काम साक्षी से लिखो, वेलोसिटी ऑफ साक्षी कितनी थी, 2 किलोमीटर पर आवर, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड की। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी सेम फ्रेम में हो। ऐसा नहीं है कि इसका फ्रेम अलग हो। जैसे आप क्या कर रहे हो, सपोज इसका किसी और फ्रेम से देखते हैं, मतलब एक तीसरा फ्रेम कोई ले लेते हैं, उससे इसकी रफ्तार अलग दिखती है, तो हम वो वाली रफ्तार ना देते, मतलब अगर कहो तो करके दिखाएं। जैसे सपोज करो रोहन क्या है, अब इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रोहन विद वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ रोहन, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ कार हमने क्या लिखा, 10 लिखा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रोहन हम 0 लिख रहे हैं। 0 क्यों लिख रहे हैं इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ग्राउंड पे है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड पे खड़ा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है। समझ में आया। और अगर हम ग्राउंड में इसकी वेलोसिटी लिख रहे हैं तो हम इसकी वेलोसिटी किसी और फ्रेम में नहीं लिखेंगे, मतलब चाहे तो हम वेलोसिटी ऑफ कार तो 10 भी 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साक्षी तो इस कार को 8 से देख रही है, चाहे तो ये भी कार की रफ्तार, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ कार और वेलोसिटी ऑफ रोहन दोनों को सेम फ्रेम में लिखना चाहते हैं। ऐसा कर सकते हैं अगर हम वेलोसिटी ऑफ रोहन भी साक्षी के रिस्पेक्ट में निकालें, करके दिखाएं। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू साक्षी क्या है, 8 आया। अच्छा, अब हमें निकाल के बताओ वेलोसिटी ऑफ रोहन, वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू साक्षी, तो वो कितना आएगा अगर आप उसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू साक्षी, वेलोसिटी ऑफ रोहन माइनस वेलोसिटी ऑफ साक्षी, वेलोसिटी ऑफ रोहन 0 है, -2, तो वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू साक्षी क्या आएगा, -2। तो यहां पे क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू रोहन, वेलोसिटी ऑफ कार हम किसके रिस्पेक्ट में लिखे हैं, साक्षी के, कितना आया, 8 आया। अब वेलोसिटी ऑफ रोहन भी हम किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, साक्षी के, जो कि -2 के बराबर है। और इस केस में भी अगर वेलोसिटी ऑफ कार रिस्पेक्ट टू रोहन निकालोगे तो देख लेना कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि ए और बी सेम फ्रेम में हो। क्लियर है बात। जिस फ्रेम में ए की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हो उस फ्रेम में ही बी की वेलोसिटी ऑब्जर्व करना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप शिद्दत के साथ पूछ सकते हो। इस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लेके रखना, अगर यहां कंफ्यूज हो गए तो भाई साहब कंफ्यूज ही रहोगे। खैर, रिलेटिव मोशन में फिर एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन क्लियरिटी होनी हमारे पास जरूरी है। ओके, आगे बढ़ें। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन करवा देते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ले ले, काफी थोड़ा सा करना है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एक बस है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, अपनी साक्षी इस रोहन बैठा है, रोहन है, और क्या है, इधर कौन है, साक्षी, ये साक्षी है, बीच में कौन है, ये राहुल ले लेते हैं, ठीक है। साक्षी, रोहन, राहुल होता क्या है, ठीक है, ओके। एक यहां पे क्या है, रामलाल है अपना, इसको भी ले लेते हैं, रामलाल। ये 3-4 लोग हैं। बस ये चल रही है आगे की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है भाई साहब। राहुल जो आगे जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, इसी बस पे दौड़ रहा है। राहुल की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है, बस के रिस्पेक्ट में है। बस के रिस्पेक्ट में बस है भाई साहब, बस के रिस्पेक्ट में रोहन और साक्षी क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और रामलाल क्या है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। हमें बताना है पहली चीज,
वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल, ठीक है। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साक्षी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ राहुल विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन ही फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। रोहन की रामलाल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रोहन माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल, ठीक है। रोहन की रफ्तार किसके फ्रेम, कौन सा फ्रेम ले, ग्राउंड ले या फिर बस ले, बस फ्रेम ले लेते हो इजी रहेगा हमारे लिए। वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ रोहन राहुल विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या है, 10 है। तो इस केस में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल क्या आ जाएगी, -10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। सेकेंड देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ साक्षी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साक्षी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। अब भाई साहब रामलाल खड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और साक्षी चल रही है किसके, खड़े, साक्षी रेस्ट पे है, किस पे रिस्पेक्ट में, बस के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ साक्षी विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ साक्षी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, ए क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ साक्षी वेलोसिटी ऑफ बस बराबर वेलोसिटी ऑफ साक्षी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। ए लिख सकते हैं क्योंकि ए वेलोसिटी हमारे पास 0 है, ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ साक्षी किसके फ्रेम में लिखे हम, ग्राउंड के फ्रेम में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए ना। यहाँ पे हम रामलाल की वेलोसिटी तो हमें ग्राउंड में पता है, साक्षी की नहीं पता तो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ साक्षी विद रिस्पेक्ट टू बस माइनस ए किसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ साक्षी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस के, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साक्षी विद रिस्पेक्ट टू बस हमें दिया है 0 है। अब वेलोसिटी ऑफ साक्षी क्या है, निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के, ग्राउंड में अब काम कर रहे हैं। और अगर तुम देखोगे वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस कितने से जा रही है, 40 से, तो क्या आ जाएगा -40। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ साक्षी जो कैलकुलेट कर पाओगे वो क्या करके पाओगे, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। बाकी बताने वाले बता देंगे 40 किलोमीटर ऐसे आ गया, लेकिन कैसे आ गया इस चीज को, तो इसकी रफ्तार क्या लिखोगे, 40 माइनस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0। तो ठीक है, अब क्या लिख लिया आपने, 40 किलोमीटर पर आवर। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं हम थोड़ा सा, राहुल की तरफ। वेलोसिटी ऑफ राहुल विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, राहुल कितने से जा रहा है, 10 से जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, बस के रिस्पेक्ट में। और रामलाल की वेलोसिटी में किसके रिस्पेक्ट में पता है, ग्राउंड के। तो अब प्रॉब्लम है, अब राहुल की वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ राहुल विथ रिस्पेक्ट टू बस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ राहुल माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। वेलोसिटी ऑफ राहुल विथ रिस्पेक्ट टू बस, वेलोसिटी ऑफ राहुल विथ रिस्पेक्ट टू बस है, वेलोसिटी ऑफ राहुल विथ रिस्पेक्ट टू बस कितनी है, 10 किलोमीटर है। ओके, वेलोसिटी ऑफ राहुल कितनी है, वही तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बस कैसे है, अच्छा ये कैसे जानेंगे ग्राउंड में है, क्योंकि बस की रफ्तार जो हम लिख रहे हैं ग्राउंड में लिख रहे हैं, तो जाहिर तौर पे जो राहुल की रफ्तार निकल के आएगी ग्राउंड की ही निकल के आएगी, नहीं तो काम हम नहीं कर सकते थे। इस केस में वेलोसिटी ऑफ राहुल हमें क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा। करने के लिए डायरेक्टली हम कर सकते थे, आसान बात है। तो ये क्या निकल के आएगा, 50 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। क्या है बात क्लियर हुई। एक काफी बेसिक्स बातें थी, इजी बातें थी, बट एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे बिल्ड करेंगी। अगर ये बातें आज नहीं पता है तो आगे चल के परेशान रहने वाले हर चैप्टर में फिजिक्स के। तो फिजिक्स की चीजें क्लियर हो, इससे जरूरी सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके जबरदस्त फॉर्म में तैयार होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, और हमारा अगला टॉपिक क्या है, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो फ्रेम पे डिपेंड करती है, और कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है। इस चीज को हम समझेंगे। तो होप यार आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, काफी बेसिक्स हैं यार, बट फिर मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर अभी ये बात सीख लोगे
तो आगे तुम्हें फील आएगी कि ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को तुम अच्छे से समझ पाओगे। बात करते हैं यार अब कुछ ऐसे क्वांटिटी जो फ्रेम पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। क्वांटिटी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं, क्वांटिटी does not depend on frame of reference। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले हम ऐसी क्वांटिटी की बात करते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस जी बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल, और क्या, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, ये सब सारी चीजें यार किस पे डिपेंड करती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, ये सब टॉपिक्स में आप समझाएंगे कैसे, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन आगे ही समझने वाले हो कैसे फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है यार, समझते भी होंगे। ये सब क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम पे। अब कौन कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फोर्स, एक क्या है सर, इसे थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे सपोज करो एक ब्लॉक है, इस मार्कर पे हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे तुम ग्राउंड से देखोगे तब भी जो हमारे हाथ से लग रहा है इस पे फोर्स 10 न्यूटन ही है, ठीक है। या इसी को उठा के ले जाओ किसी और फ्रेम पे देखो, बस पे बैठ के देखो, ट्रक पे बैठ के देखो, ट्रेन पे बैठ के देखो, ये मेरे हाथ से इस पे 10 ही फोर्स लगेगा। अब आपके दिमाग में आया होगा सर हम तो सूडो फोर्स पढ़े हैं, तो यार सूडो फोर्स एक नया टाइप का फोर्स लगना शुरू हो जाता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, जब हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ जाते हैं। हमारा ये फोर्स खत्म नहीं होता, ये फोर्स लगेगा। 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं तो लग रहा है, इंडिविजुअल फोर्स खत्म नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जब नॉन इनर्शियल फ्रेम पे चले जाएंगे तो एक और फोर्स जनरेट हो जाता है। समझ में आया? तो इसका मतलब जो हमारा ये फोर्स था चेंज थोड़ी ना हुआ, चाहे यहां पे थे चाहे नॉन इनर्शियल पे थे, ये था, बट इस पे एक और फोर्स आ गया ऑब्जेक्ट पे। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, इंडिविजुअल फोर्स। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बीच की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। आगे सीखने वाले, डोंट वरी, अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम इवेंट। अब टाइम इवेंट तो जानते ही होगा, हमारी घड़ी यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस समय 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे 10 बज रहे हैं, जाके ट्रेन पे भी देखो तो वहां पे भी तुम्हें 10 ही बजेंगे। समझ में आया? तो ये हुई ऐसी क्वांटिटी जो फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करती, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। अब अगले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे अपने काइनेमेटिक्स का बेसिक टॉपिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इससे सारी कहानी। तो अगला लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बाकी लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अगर कोई नया चैप्टर आप चाहते हो कि आपकी तरफ से कोई डिमांड हो कि कोई खास चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आज चलते हैं, पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।